ये कहानी दो जुड़वा बहनों की है, निशा और सोना की। दोनों थी तो जुड़वा, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। निशा दिखने में बहुत ही सुंदर थी, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वही सीधी सादी सोना अपनी बहन निशा की तरह सुंदर बिल्कुल भी नहीं थी। उसका रंग काला था। निशा सोना के रंग रूप का बहुत मजाक उड़ाया करती थी। यहाँ तक कि निशा अपनी बहन सोना से सीधे मुंह बात भी नहीं करना पसंद करती थी। एक दिन की बात है, निशा अपनी माँ मनोरमा से बोली, माँ, आपने इसका नाम सोना क्यों रखा है? रंग तो पूरा कोयले की तरह काला है, दिखने में पूरी काली बंदरिया लगती है। देखो तो, आप भी इतनी सुंदर हो और मैं भी। फिर ये काली कलोटी हमारे घर कहाँ से आ गई? मुझे तो लगता है आप इसे किसी कचरे के डब्बे से उठा कर लाई हो। निशा, बहुत हुआ, चुप कर। सोना बेटिया तेरी सगी बहन है, आइंदा से ऐसा मत कहना। रंग काला हो या गोरा, इंसान का मन सुंदर होना चाहिए, और मुझे पता है मेरी बेटी सोना का मन बहुत ही सुंदर है। माँ, अब जब देखो इसकी तारीफ करती रहती हैं, लेकिन मेरी नहीं, जैसे मैं तो आपकी सौतेली बेटी हूँ ना। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, तुम दोनों ही मेरी आँखों का तारा हो। अगर ऐसी बात है माँ, तो जल्दी से मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे शॉपिंग करने जाना है। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम सोना बिटिया को भी अपने साथ शॉपिंग करने ले जाना, उसका भी बड़ा मन करता है बाहर घूमने का। माँ के कहने पर निशा बेमन सोना को भी अपने साथ शॉपिंग करने ले गई। तभी रास्ते में निशा बोली, माँ ने इस काली कलोटी को मेरे साथ भेजकर अच्छा नहीं किया, अब सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। निशा, ये तू क्या कह रही है? तू हमेशा मुझसे कटी कटी क्यों रहती है? चुप कर, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, समझी? ये कहते हुए निशा बड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लगी। तभी उन दोनों बहनों को देख वहाँ खड़ी कुछ औरतें हंसते हुए बोली, देखो कमला बहन, इन दोनों जुड़वा बहनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। एक तो दूध की तरह सफेद है और दूसरी कोयले की तरह काली। ऐसा लगता है सफेद हंस के साथ काला कौवा चल रहा है। पता नहीं इस काली कलोटी के साथ शादी कौन करेगा, लेकिन जिस घर में ये शादी करके जाएगी वहाँ तो घनघोर अंधेरा ही हो जाएगा। ये कहते हुए सभी औरतें जोर जोर से हंसने लगी। उन लोगों की बात सुन निशा मन ही मन बोली, इस काली कलोटी की वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ रही है और मेरा बिल्कुल मन नहीं है शॉपिंग करने जाने का। इस काली कलोटी के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। फिर निशा उल्टे पाँव घर की ओर जाने लगी और घर पहुंचकर माँ से बोली, माँ, कहाँ हो आप? जल्दी बाहर आओ। अरे निशा, सोना, तुम दोनों तो बड़ी जल्दी शॉपिंग करके आ गई। माँ, हम शॉपिंग करने गए ही नहीं, बल्कि आधे रास्ते से ही वापस लौट आई हैं। पर क्यों, क्या हुआ? होना क्या है माँ, इस काली कलोटी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी मैं। इसकी वजह से आज मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। मुझे कोई शौक नहीं है अपनी इंसल्ट करवाने का। तभी सोना रोते हुए बोली, निशा, तुम्हारी इंसल्ट किसने की? वहाँ तो सभी औरतें मेरे रंग रूप का मजाक उड़ा रही थीं। वो सब तो मुझे काला कौवा कह रही थीं, मुझे कोयला कह रही थीं। जब वो औरतें मेरा मजाक उड़ा रही थीं, तो मुझे कैसा लग रहा था तुम क्या समझोगी? कभी तुम्हारा किसी ने मजाक नहीं उड़ाया ना, क्योंकि तुम तो सुंदर हो। हाँ, क्योंकि सबको सुंदर लोग ही पसंद आते हैं, बदसूरत और काले इंसान को कोई पसंद नहीं करता। इसलिए तुझे भी कोई पसंद नहीं करता, समझी काली बंदरिया। निशा, तुम गलत कह रही हो। इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती, बल्कि उसके मन से होती है। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं तो तुम्हें बातों ही बातों में ये बताना भूल ही गई, शाम को हमें विमला मौसी की बेटी रचना की शादी में जाना है। तुम दोनों तैयार रहना। माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपको पता है मुझे तैयार होने में कितना समय लगता है। तभी सोना बोली, माँ, मैं शादी में नहीं जाऊंगी, आप दोनों चले जाना। अरे नहीं बिटिया, तुम भी हमारे साथ चलोगी, नहीं तो विमला मौसी बुरा मान जाएंगी। उन्होंने सभी को बुलाया है। चलो जल्दी से जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। माँ, इसे तैयार होने की क्या जरूरत है? चाहे जितना भी मेकअप या सुंदर कपड़े पहन ले, दिखेगी तो वैसी की वैसी ही काली कलोटी। मेरी तरह सुंदर तो नहीं दिखेगी। निशा, अपनी बहन के बारे में ऐसा नहीं कहते। तुझे समझा समझा कर थक गई हूँ। अब आगे से तूने सोना बिटिया के बारे में एक शब्द भी कहा तो मैं तुझे पॉकेट मनी देना बंद कर दूंगी। माँ की बात सुन निशा मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। फिर शाम को दोनों बहनें तैयार होकर अपनी माँ मनोरमा के साथ शादी में शामिल होने चली गई। लेकिन शादी में भी मौजूद लोगों ने बेचारे सोना के रंग रूप का खूब मजाक उड़ाया। सभी लोग सोना को देखकर हंस रहे थे। सोना से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ
और वो रोते हुए शादी का फंक्शन छोड़ बाहर चली गई और सड़क किनारे बैठकर रोने लगी। मेरा रंग काला है, मैं बदसूरत हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं जैसी भी हूँ खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन ये दुनिया वाले मुझे खुश क्यों नहीं रहने देते? यहाँ तक कि मेरी बहन भी मेरे रंग रूप का मजाक उड़ाती है। मैं काली हूँ तो क्या हुआ, मेरे अंदर भी एक दिल है, मुझे भी दर्द होता है। ये कहते हुए सोना फूट फूट कर रोने लगी कि तभी उसे एक कटीली झाड़ी में सतरंगी चिड़िया फंसी हुई नजर आई। सोना ने बड़ी ही सावधानी से सतरंगी चिड़िया को उस कटीली झाड़ी से बाहर निकाला। बाहर निकलते ही चिड़िया पंख फड़फड़ाते हुए जंगल की ओर जाने लगी। सोना ने ऐसी सतरंगी चिड़िया पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो दौड़ते हुए उस चिड़िया के पीछे पीछे चलने लगी। चलते चलते सोना को पता ही नहीं चला कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। वहाँ का नजारा देखकर सोना दंग रह गई और बोली, अरे वो चिड़िया कहाँ गई जिसका पीछा मैं कर रही थी? सोना ये कह ही रही थी कि तभी उसे 3 नदी नजर आई। एक नदी में सोने के साबुन बह रहे थे, दूसरी नदी में चांदी के साबुन और तीसरी नदी में साधारण साबुन बह रहे थे। साबुन की 3 अद्भुत नदियाँ देखकर सोना हैरानी से बोली, अरे ये नदियाँ तो साबुन की हैं। मैंने ऐसी नदियाँ पहली बार देखी हैं। मैं कहाँ पर आ गई? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। तभी वहाँ एक सुंदर परी प्रकट हुई और बोली, रुक जाओ सोना, कहाँ जा रही हो? मैं वही चिड़िया हूँ जिसका पीछा करते हुए तुम यहाँ तक आई हो, और जो तुम्हें साबुन की 3 नदियाँ दिखाई दे रही है, ये जादुई नदियाँ मेरी है। सोना, तुम मुझे बहुत परेशान लग रही थी, इसलिए मैं चिड़िया का रूप लेकर तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। क्योंकि हमारे परिलोक का नियम है, हम केवल उसी की मदद करते हैं जिसका दिल साफ और सुंदर हो, और तुम्हारा दिल तो बहुत ही सुंदर और शीशे की तरह साफ है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम्हें जो सामने 3 साबुन की नदियाँ दिखाई दे रही है, उनमें से अगर तुम जादुई सोने के साबुन की नदी के साबुन का इस्तेमाल अपने चेहरे पर करोगी तो तुम परियों की तरह सुंदर हो जाओगी, और यदि तुम जादुई चांदी के साबुन की नदी से चांदी का साबुन इस्तेमाल करोगी तो तुम्हारे पास कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी, और अगर तुम तीसरी नदी का साधारण साबुन इस्तेमाल करोगी तो तुम्हें ना तो सुंदरता मिलेगी ना धन दौलत, बल्कि तुम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाओगी जहां पर कुष्ठ रोगियों की तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें उसके बदले कुछ नहीं मिलेगा। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें कौन सी नदी का साबुन चुनना है। परी जी, मुझे जादुई तीसरी नदी का साबुन चाहिए, ताकि मैं कुष्ठ रोग से जूझ रहे लोगों की मदद कर सकूं। मुझे धन दौलत का लालच नहीं है, मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ। ऐसा कहकर सोना ने तीसरी नदी के साधारण साबुन से अपना चेहरा धोया। चेहरा धोते ही सोना परियों की तरह सुंदर दिखने लगी। ये देख सोना को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी परी बोली, सोना, तुम्हें इस तरह हैरान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा मन सुंदर है और तुम दिल की बहुत ही अच्छी हो, इसलिए तुम्हें परियों की तरह सुंदरता उपहार में मिली है। साथ ही मैं तुम्हें जादुई सोने और चांदी का साबुन दे रही हूँ। इसका इस्तेमाल करने से तुम्हारी सुंदरता में कभी कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इस साबुन का इस्तेमाल सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अगर किसी और ने गलती से भी इस साबुन का इस्तेमाल किया तो वो सदा के लिए बदसूरत हो जाएगा। ये कहते हुए परी ने जादुई सोने और चांदी का साबुन दिया। परी का धन्यवाद कर सोना खुश होते हुए जादुई सोने और चांदी का साबुन लेकर घर वापस लौट आई। सोना हॉल में बैठकर ठहाके लगाते हुए कॉमेडी शो देख रही थी। कुछ देर बाद मनोरमा अपनी बेटी निशा के संग घर वापस लौट आई। तब हॉल में बैठी सोना को मनोरमा और निशा पहचान नहीं पाए और बोले, तुम कौन हो और हमारे घर में क्या कर रही हो, और मेरी बेटी सोना कहाँ है? माँ, मैं ही हूँ तुम्हारी सोना। आपने मुझे पहचाना नहीं? क्या तुम मेरी बेटी सोना हो? पर तुम्हारा रंग रूप कैसे बदल गया बेटी? तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो, एकदम परी की तरह। सोना ने जादुई सोने और चांदी का साबुन दिखाते हुए बड़ी ही खुशी खुशी अपनी माँ को सारी बात बताई। सारी सच्चाई जानकर मनोरमा खुश होते हुए परी का धन्यवाद करने लगी। वहीं पास खड़ी निशा जलकर राख हो गई। काली बंदरिया मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। मैं आज ही जादुई सोने और चांदी के साबुन का इस्तेमाल करूंगी और इससे भी ज्यादा सुंदर बन जाऊंगी। ऐसा सोचकर निशा
सोना के सो जाने के बाद जादुई सोने और चांदी का साबुन चुराकर उसका इस्तेमाल अपने चेहरे पर किया, लेकिन जादुई साबुन से मुंह धोते ही निशा का चेहरा काला हो गया। अपना बदसूरत चेहरा देख निशा रोते हुए सोना के कमरे में गई और बोली, सोना देखो, जादुई साबुन ने मेरा चेहरा खराब कर दिया। मैं बदसूरत हो गई, प्लीज मुझे जल्दी से ठीक कर दो। पर निशा, तुम्हें जादुई साबुन इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? तुम तो पहले से ही इतनी सुंदर हो। इसका इस्तेमाल करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। खैर छोड़ो इस बात को, तुम परेशान मत हो, अब तुम्हें परी ही ठीक कर सकती है। ऐसा कहकर सोना मन ही मन परी को याद करने लगी। पलक झपकते ही परी वहाँ प्रकट हो गई। सोना, तुमने मुझे याद किया, बताओ क्या परेशानी है? परी, दरअसल मेरी बहन निशा ने जादुई साबुन का इस्तेमाल अपने चेहरे पर किया है, जिस वजह से ये बदसूरत हो गई। प्लीज इसे पहले जैसा कर दो। मैं तुम्हारी बहन को पहले जैसा तो कर दूंगी, लेकिन तुम्हारा रंग पहले जैसा हो जाएगा। साथ ही जादुई सोने चांदी का साबुन मैं वापस ले जाऊंगी। कोई बात नहीं परी, माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि इंसान का चेहरा नहीं बल्कि दिल सुंदर होना चाहिए। आप बस मेरी बहन की सुंदरता लौटा दीजिए। सोना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम अपने बारे में ना सोचकर अपनी बहन के बारे में सोच रही हो। तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी नेक दिल। ये कहते हुए परी ने अपनी जादुई शक्ति से निशा को पहले जैसा सुंदर बना दिया। वहीं सोना का रंग पहले जैसा काला हो गया। फिर परी जादुई सोने और चांदी का साबुन लेकर वहाँ से अदृश्य हो गई। अपनी सुंदरता वापस पाकर निशा फूली न समाई। फिर वो माफी मांगते हुए सोना से बोली, सोना मेरी बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आज तुमने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। मैंने तेरे साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया, हर वक्त काले रंग के लिए ताने मारे। मुझे माफ कर दो। अरे मेरी प्यारी बहन, पुरानी बातों को भूल जा। अब मैं इस काले रंग में ही खुश हूँ, क्योंकि मुझे मेरी प्यारी बहन जो मिल गई है। बहन, अब तुम्हें कोई भी काले रंग के लिए कुछ नहीं कहेगा। अगर किसी ने कहा तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। अच्छा ठीक है, मुंह बाद में नोच लेना। पहले घर चल, माँ हमारा घर पर इंतजार कर रही होगी। दोनों को एक साथ इस तरह आते देख उनकी माँ मनोरमा बहुत खुश हुई, लेकिन निशा का रंग फिर से काला देख मनोरमा को कुछ समझ नहीं आया। तब निशा ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सारी बात जानकर मनोरमा ने निशा को गले से लगा लिया। फिर उस दिन के बाद से दोनों बहनें मिलजुल कर बड़े प्यार से रहने लगी। मरी हुई माँ की चमत्कारी सुंदर सैंडल। शेरपुर गांव में 8 साल की पूजा अपने माता पिता के साथ रहती थी। पूजा की माता की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी। पूजा के पिता ने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, परंतु फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। पूजा की माँ को बस अपनी बेटी पूजा की फिक्र थी, क्योंकि उसे पता था कि अब वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगी। इसलिए एक दिन वो अपने पति किशोर को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है, सुनो जी, मुझे पता है कि मैं अब बच नहीं पाऊंगी। मेरे जाने का समय नजदीक आ चुका है। बस मुझे मेरी बेटी पूजा की फिक्र है। वो मेरे बिना कैसे रहेगी। अब मेरे बाद मेरी बेटी को अच्छे से संभालना, उसका बहुत ख्याल रखना, उसे कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप उसका अच्छे से ध्यान रखेंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सरला? ये बहकी बहकी बातें करना बंद करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। हमारी बेटी पूजा का तुम ही ख्याल रखती आई हो और आगे भी तुम ही रखोगी। किशोर की बात गलत साबित होती है और उसके 3 दिन बाद ही पूजा की माँ सरला चल बसती है। सरला के चले जाने का दुख दोनों को बहुत था। अब किशोर और पूजा बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। पूजा अक्सर अपने पिताजी से पूछा करती है, पिताजी, माँ कहाँ चली गई है? मुझे माँ की बहुत याद आती है पिताजी। मुझे उनके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप माँ को बोलो ना कि वो वापस आ जाए। पूजा बिटिया, अब तुम्हारी माँ कभी वापस नहीं आएगी। अब वो आसमान में तारा बन गई है और वो आसमान से तुम्हें देख रही है। इसलिए चलो बेटा, तुम खाना खा लो, वरना तुम्हारी माँ तुमसे नाराज हो जाएगी। किशोर किसी तरह बहला फुसलाकर पूजा को खाना खिलाकर सुला देता है, परंतु किशोर अब चिंता में पड़ जाता है कि पूजा एक माँ के प्यार के बिना कैसे रहेगी, क्योंकि पूजा अभी बहुत छोटी थी और उसे अभी माँ के प्यार की जरूरत थी। अगले दिन किशोर की गांव वाली बुआ उसके घर आती है
और कहती है, बेटा, सरला के चले जाने का गम मैं समझ सकती हूँ। अब जाने वाले को कौन रोक सका है। जो होना था वो हो गया। अब तू पूजा के खातिर दूसरा ब्याह रचा ले ताकि उसे एक माँ का प्यार मिल सके। बुआ की बात सुनकर और पूजा के खातिर किशोर दूसरा विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर कुछ ही दिनों बाद किशोर की शादी उसके बुआ के गांव में रहने वाली एक चंपा नाम की औरत से हो जाती है और शादी करके उसे घर ले आता है। पूजा बेटी, तुम्हें माँ चाहिए थी ना? देखो, मैं तुम्हारे लिए माँ ले आया। पूजा अपनी नई माँ को देखकर बहुत खुश होती है। पूजा की नई माँ चंपा बहुत ही चालाक और दुष्ट औरत थी। किशोर के सामने तो वो पूजा से बहुत अच्छा व्यवहार करती, परंतु किशोर के काम पर चले जाने के बाद वो पूजा पर बहुत अत्याचार करती है और उसे घर की नौकरानी बना देती है। उससे घर का सारा काम करवाती है और खुद सारा दिन सोती रहती है। पूजा अपनी नई माँ के इस जुल्म से बहुत दुखी होती है, परंतु चंपा के डर के कारण वो अपने पिता को कुछ बता भी नहीं पाती। रात में अक्सर पूजा अपनी माँ की फोटो को अपने सीने से लगा कर रोती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता चला जाता है और फिर उसकी नई माँ चंपा की भी एक बेटी होती है जिसका नाम वो लोग चांदनी रखते हैं। वक्त का पहिया ऐसे ही घूमता है। अब दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। पूजा बहुत ही समझदार थी, जबकि चांदनी बहुत ही लापरवाह और बिगड़ी हुई थी। चांदनी का हर वक्त क्लब में पार्टी करना, शॉपिंग करना, लड़कों के साथ घूमना, बस यही उसका काम था और अपनी माँ की तरह ही वो पूजा से पेश आती थी। उससे कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। पूजा के प्रति दोनों माँ बेटी का इस प्रकार से व्यवहार देखकर किशोर बहुत दुखी होता था और यही सोचता था कि काश वो दूसरी शादी न करता तो पूजा को सौतेली माँ का अत्याचार न सहना पड़ता। एक दिन चांदनी अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरी अलमारी में ये फटे पुराने कपड़े बेकार में जगह घेर रहे हैं, इन्हें आप पूजा को दे दो। वैसे भी कल मैं मार्केट से बहुत सारी शॉपिंग करके आई हूँ। पुराने कपड़ों को हटा देने पर अलमारी में जगह बन जाएगी। ये बात किशोर सुन लेता है और वो आकर कहता है, चांदनी, ये क्या? तुम अपने फटे पुराने कपड़े पूजा को दे रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो तुम्हारी बहन है। आहा, एक तो मेरी बेटी पूजा को कपड़े दे रही है, ऊपर से तुम मेरी बेटी को ही सुना रहे हो। सब समझती हूँ तुम बाप बेटी की चाल। चल बेटी, मैं तुझे बढ़िया सा हलवा बना कर खिलाती हूँ। इन्होंने तो तेरा सारा मूड खराब कर दिया होगा। चमकते हुए दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है। एक दिन चांदनी को एक फोन कॉल आता है, जिसे सुनकर चांदनी बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ को बुलाती है और उनसे कहती है, माँ, अभी अभी मेरी सहेली शिखा का फोन आया था। हमारे शहर में एक बड़ी कंपनी अपने मैगजीन के कवर पेज के लिए बेस्ट मॉडल चुनने के लिए ऑडिशन लेने वाली है। उसके लिए स्टेज शो होगा और जो भी मॉडल सबसे हटके और सबसे यूनिक दिखेगी वही वो स्टेज शो जीतेगी। माँ, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतना चाहती हूँ। मेरे सिवा किसी और मॉडल की उस मैगजीन के कवर पेज पर फोटो नहीं छपेगी। हाँ बच्चे, देखना, हम इतनी अच्छी ड्रेस डिजाइन करवाएंगे कि सारे जजेस बस तुम्हें ही देखते रह जाएंगे। माँ, और शिखा ये भी कह रही थी कि इस शो में शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन महेश भट्ट के बेटे दिव्यांग भी आ रहे हैं और सुना है फाइनल नतीजा उसी के कहने पर निकलेगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक बार तुम महेश भट्ट के बेटे को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लो और उसे खुद से शादी करने के लिए मना लो, फिर तो कसम से हमारी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। चल अब देर मत कर, जल्दी से इस कंपटीशन की तैयारी में लग जा। पूजा उन लोगों की सारी बातें सुन रही होती है। पूजा को भी उस शो में पार्टिसिपेट करने का मन होता है, परंतु वो अपनी दुर्दशा देखकर उदास हो जाती है। पूजा को इस तरह उदास देखकर किशोर उसके पास आता है और कहता है, पूजा बिटिया, आज तेरी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। ना मैं दूसरी शादी करता और ना आज तेरी ये हालत होती। मुझे तुम्हारी माँ ने तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी थी, पर मैं सरला को दिया वचन नहीं निभा पाया। मुझे माफ कर दे बिटिया। नहीं पिताजी, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। कुछ दिन बाद कंपटीशन वाला दिन आ जाता है। चांदनी सुबह से ही कंपटीशन की तैयारियों में लगी थी। वो सुबह जल्दी उठकर अपनी माँ के साथ तैयार होने पार्लर चली जाती है।
इधर पूजा का भी बहुत मन होता है उस कंपटीशन में जाने का। वो घर में उदास बैठी रोती है। माँ, मुझे आपकी रोज बहुत याद आती है। आज मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। नई माँ अपनी बेटी चांदनी का कितना ख्याल रखती है, उससे कितना प्यार करती है, उसके हर जरूरत का ध्यान रखती है। अगर आप होती तो आप भी मेरा ऐसे ही ख्याल रखती ना। ये सब बोलकर पूजा रो रही होती है। तभी उसके सामने एक तेज रोशनी प्रकट होती है और उस रोशनी में से उसकी माँ की आत्मा बाहर निकलती है और अपनी बेटी से कहती है, क्या हुआ मेरी बच्ची, तू इतनी उदास क्यों है? मैं तो हर पल तेरे पास ही हूँ। आ, मेरे गले से लग जा। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता माँ। बस मेरी बच्ची, अब से तुझे कोई तंग नहीं करेगा। माँ, क्या मैं बहुत बुरी हूँ? मैं अपनी नई माँ को बिल्कुल आपकी तरह ही माँ मानती हूँ और उनसे बहुत प्यार करती हूँ, परंतु फिर भी वो मुझसे प्यार नहीं करती। वो बस चांदनी में ही सारा दिन लगी रहती है। आज भी कंपटीशन के लिए वो चांदनी को ब्यूटी पार्लर तैयार होने ले गई है। कंपटीशन में जाने का मेरा भी बहुत मन था माँ। तो रो मत मेरी बच्ची, मैं तुझे एक ऐसी चीज दूंगी जिसे पहनते ही तू किसी परी की तरह सुंदर दिखने लगेगी। इतना कहकर सरला अपनी बेटी को चमचमाती सी सैंडल देती है और कहती है, ये ले बेटा, ये जादुई सैंडल है। इसे पहनते ही तेरी वेशभूषा बिल्कुल बदल जाएगी। पर याद रखना, चंपा और चांदनी को पता मत लगने देना कि ये तुम हो, और समय का खास ध्यान रखना। रात 12 बजे से पहले तुम्हें लौटना होगा, क्योंकि सैंडल का जादू रात 12 बजे के बाद खत्म हो जाएगा। पूजा वो सैंडल पहन लेती है। सैंडल पहनते ही उसकी वेशभूषा बिल्कुल बदल जाती है। वो एक सुंदर सा लहंगा पहने अपने आप तैयार हो जाती है। फिर उसकी माँ सरला कहती है, पूजा बेटा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। तुम इस प्रतियोगिता में भाग लेना और जीतना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पूजा दुखी मन से अपनी माँ सरला को विदा करती है और कंपटीशन में जाने के लिए अपने घर से निकल जाती है। वो जैसे ही अपने घर के बाहर पहुँचती है तो उसके सामने एक चमचमाती सी गाड़ी आकर रुक जाती है। गाड़ी में से एक ड्राइवर बाहर निकलता है और पूजा को गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। पूजा गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी कंपटीशन वाले स्थान पर जाकर रुक जाती है। पूजा थोड़ी घबराई हुई अंदर जाती है। पूजा देखती है कि कंपटीशन में तो बहुत सारी लड़कियां बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आई हैं और वहीं बगल में उसकी माँ और उसकी बहन भी खड़ी हैं, परंतु वो लोग पूजा को पहचान नहीं पाते। फिर थोड़ी देर में कंपटीशन शुरू होता है। उसके बाद सभी लड़कियां एक एक करके स्टेज पर जाकर अपना जलवा दिखाती हैं। अब बारी पूजा की आती है। पूजा जैसे ही स्टेज पर जाती है, सभी की नजरें पूजा पर टिक जाती है और सभी लोग सोच रहे होते हैं कि इतनी सुंदर लड़की है कौन। वहीं बैठा महेश भट्ट का बेटा दिव्यांग की नजरें भी पूजा पर टिक जाती है। दिव्यांग की नजरें लगातार पूजा पर टिकी हुई थी। पूजा स्टेज पर जाकर सभी को नमस्कार करती है और रैंप वॉक करती है। तभी घड़ी में 12 बज जाते हैं। पूजा घबरा जाती है और वो जल्दी से स्टेज से नीचे उतरकर घर की ओर आने के लिए निकलती है। दिव्यांग भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। दिव्यांग को पीछे आता देख पूजा घबरा जाती है और बाहर आते ही पूजा अपने असली रूप में आ जाती है। जादुई सैंडल का जादू अब खत्म हो चुका था। पूजा फटाफट एक ऑटो को रोकती है और उसमें बैठ जाती है। तभी जल्दबाजी में उसके पैर से एक सैंडल निकलकर वहीं गिर जाती है। पूजा एक सैंडल वहीं छोड़ अपने घर पहुंच जाती है। दिव्यांग बाहर आता है और देखता है कि पूजा वहां नहीं है। तभी उसकी नजर सैंडल पर जाती है जो पूजा ने पहनी थी। वो उस सैंडल को उठा लेता है और अपने पास रख लेता है। इधर पूजा अपने घर पहुंच जाती है। फिर थोड़ी देर बाद चंपा और चांदनी भी घर पहुंच जाते हैं और आपस में बातें करते हैं। चांदनी बेटा, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा कि वो लड़की थी कौन। आखिर कितनी सुंदर थी वो। होगी कोई सस्ती मॉडल। आप मेरे सामने उसकी तारीफ करना बंद करो। आप देखना, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतने वाली हूँ। आपने देखा नहीं, जब मैं स्टेज पर रैंप वॉक कर रही थी तो दिव्यांग की नजरें मेरे पर से हट ही नहीं रही थी। पूजा चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती है और अपना काम करती है।
अगले दिन दिव्यांग अपने ऑफिस में आता है और अपने मैनेजर को बुलाता है। मुझे वही मॉडल चाहिए अपने कवर पेज के लिए, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे कल कंपटीशन में आए सभी मॉडलों की लिस्ट चाहिए। कंपटीशन में जितने भी मॉडल आई थी उन सभी के घर का पता निकालो। ये सैंडल उन्हीं में से किसी एक मॉडल की है। सबके घर जाओ, सबको ये सैंडल पहना कर देखो। दिव्यांग अपने मैनेजर को सभी के घर भेजता है। उसका मैनेजर हरीश सभी के घर जाकर कंपटीशन में आई लड़कियों को वो सैंडल पहना कर देखता है, परंतु किसी को सैंडल छोटा तो किसी को बड़ा आता है। शाम तक हरीश वापस ऑफिस पहुंचता है और अपने बॉस को बताता है। बॉस, कंपटीशन में आई सभी लड़कियों को मैंने ये सैंडल पहना कर देखा, परंतु ये सैंडल किसी को भी सही से फिट नहीं आया। दिव्यांग सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो लड़की कौन थी। वो थोड़ा निराश हो जाता है। रात को सोते वक्त दिव्यांग के सपने में पूजा की माँ की आत्मा आती है और कहती है, दिव्यांग, तुम जिस मॉडल की तलाश में हो वो तुम्हें चांदनी के घर में ही मिलेगी। तुम एक बार फिर चांदनी के घर जाओ। अचानक दिव्यांग का सपना टूट जाता है और उसकी आँख खुल जाती है। फिर वो सुबह होने का इंतजार करता है। सुबह होते ही ऑफिस आकर वो अपने मैनेजर हरीश को अपने सपने की बात बताता है। हरीश, ये चांदनी कौन है? मुझे तुम चांदनी के घर ले चलो, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मैनेजर हरीश दिव्यांग को चांदनी के घर लेकर जाता है, परंतु वहाँ चंपा और चांदनी के अलावा कोई दूसरी लड़की दिखाई नहीं देती। क्या आपके घर से किसी और लड़की ने भी इस शो में भाग लिया था? नहीं नहीं दिव्यांग बेटा, मेरी तो बस एक ही बेटी है, चांदनी। मेरी बेटी चांदनी ने ही भाग लिया था, क्योंकि मेरे घर में सबसे सुंदर मेरी बेटी चांदनी ही है। तभी पीछे पूजा पोछा लगा रही होती है। दिव्यांग की नजर पूजा पर चली जाती है और वो पूछता है, ये कौन है जो पोछा लगा रही है? दिव्यांग जी, ये तो हमारे घर की नौकरानी है, झाड़ू पोछा का काम करती है। दिव्यांग चांदनी की बातों को इग्नोर करते हुए पूजा को अपने पास बुलाता है। जी, आपने मुझे बुलाया? जरा इस सैंडल को अपने पैर में पहन सकती हैं आप? चंपा और चांदनी दिव्यांग को ये सब करते देख हैरानी में थे, क्योंकि उनको अंदाजा भी नहीं था कि पूजा ही वो मॉडल हो सकती है। पूजा जैसे ही वो सैंडल पहनती है, उसके पैर में वो सैंडल बिल्कुल फिट हो जाता है। दिव्यांग को यकीन हो जाता है कि पूजा ही वो मॉडल है जो उस दिन कंपटीशन में आई थी। क्या आप इस सैंडल का दूसरा जोड़ा ला सकती हैं? फिर पूजा अपने कमरे में जाकर सैंडल का दूसरा जोड़ा लेकर आती है। ये देखकर सबको यकीन हो जाता है कि पूजा ही वो असली मॉडल है। उधर से उसके पिता किशोर भी आ जाते हैं। फिर पूजा सारी बात अपने पिता किशोर को बताती है कि किस तरह वो शो में भाग लेने गई थी। फिर किशोर चंपा और चांदनी के बारे में सारी बात दिव्यांग को बताता है कि किस तरह दोनों माँ बेटी मिलकर पूजा पर अत्याचार करते हैं। बेटा, मेरी बेटी पूजा बचपन से ही माँ के प्यार के लिए तरस रही है। ये अपनी माँ को खोने के बाद बचपन से ही इन दोनों का अत्याचार सहन कर रही है। तभी दिव्यांग को याद आता है कि कल रात उसके सपने में जो औरत आई थी, शायद वो पूजा की माँ ही थी। फिर दिव्यांग अपने सपने के बारे में बताता है, जिसे सुनकर पूजा रोने लगती है। किशोर उसे चुप कराते हुए कहता है, रो मत बेटा, देख तेरी माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है और हमेशा रहेगा। हमारे बीच ना होते हुए भी वो तेरी कितनी फिक्र करती है। आप चिंता मत कीजिए अंकल जी, इन दोनों को मैं अभी पुलिस के हवाले करवाता हूँ। इनको शर्म नहीं आती अपनी ही बेटी पर इतना जुल्म करते हुए। दिव्यांग जैसे ही पुलिस को फोन लगाता है, पूजा उसे रोक लेती है। नहीं नहीं दिव्यांग जी, ऐसा मत कीजिए। मेरी माँ और बहन जैसी भी हैं, आखिर है तो मेरी अपनी ही ना। देख रही हो तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर मेरी बेटी पर कितने जुल्म किए। उसके बावजूद भी मेरी बेटी तुम दोनों का बचाव कर रही है। अरे अब तो सुधर जाओ, कुछ तो शर्म करो। पूजा की बातें सुनकर दोनों माँ बेटी को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों के आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। फिर दोनों माँ बेटी हाथ जोड़कर पूजा से माफी मांगती हैं। पूजा उन्हें माफ कर देती है। फिर दिव्यांग पूजा को शादी के लिए प्रपोज करता है। सबकी रजामंदी से पूजा हाँ कर देती है। फिर कुछ दिनों बाद धूमधाम से उन दोनों की शादी हो जाती है।